हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 8 जुलाई 2024 का करंट अफेयर्स। दिस इज आवर टीम और ये सारे टॉपिक्स आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एपीएससी एंड यूपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट टॉपिक, द ANRF प्लान हैज गॉट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट। अब ये टॉपिक ऐसे नाम सुन के आपको समझ में नहीं आएगा, बट ये साइंस एंड टेक का टॉपिक है जो जीएस पेपर 3 में यूज होगा। आर्कटिक वाइल्ड फायर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो इन्वायरमेंट में यूज होगा जीएस पेपर 3 में। अगेन प्रीलिम्स में भी यूज होगा, ये फर्स्ट टॉपिक भी प्रीलिम्स में यूज होगा। प्रीलिम्स में सारे टॉपिक यूज होंगे आज के, ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा। थर्ड, एआई इनेबल्ड कैमरास टू चेक इनफ्लक्स अमंग बांग्लादेश बॉर्डर। तो अगेन ये बांग्लादेश बॉर्डर पे क्या किया जाना है, तो जीएस पेपर 2 आईआर और इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। फिर आती है बात परमा कल्चर की, अ पाथ थ्रू सस्टेनेबल फार्मिंग। जीएस पेपर 3 एंड जीएस पेपर 5 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा सस्टेनेबल फार्मिंग। जीएस पेपर 5 कहाँ आता है? जीएस पेपर 5 आता है एपीएससी में, यूपीएससी में नहीं आता है। तो फॉर ऑल दिस पेपर इट इज इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं, द ANRF प्लान हैज गॉट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट। ANRF है क्या? ANRF मतलब अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। अनुसंधान नेशनल रिसर्च, नाम है अनुसंधान। अनुसंधान का मतलब ही होता है रिसर्च। तो ANRF के बारे में जिसको एस्टैब्लिश किया गया है, उसके बारे में ये कुछ क्रिटिक बताएगा कि क्या अच्छा चीज नहीं चल रहा है ANRF से रिलेटेड, क्या गलत पैर पड़ गया। रॉन्ग फुट मतलब गलत पैर, गलत स्टेप क्या हुआ है, वो ये चीज बताएगा। तो ANRF ही आपको पता नहीं होगा। ANRF जो है डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। In 2023, both houses of parliament passed ANRF bill to boost research in India, particularly in universities and colleges. Universities and colleges में क्या बूस्ट करना है? रिसर्च। रिसर्च बूस्ट करना बहुत जरूरी है। इंडिया जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करता है वो 0.7% ऑफ जीडीपी है। दैट इज वेरी वेरी लेस इन कंपेयर टू developed country and countries like Israel who spend more than 4% in their research and development. इसराइल, साउथ कोरिया काफी ज्यादा खर्च करता है। एक्सपेक्टेशन क्या है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट गोल 2019 में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रायोरिटाइज इनहेंसिंग रिसर्च सेल एट स्टेट यूनिवर्सिटीज। जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज है वहां पे रिसर्च सेल को बढ़ाया जाना चाहिए, इनहेंस करा जाना चाहिए। कम्युनिटी का रिसेप्शन क्या हुआ? साइंटिफिक कम्युनिटी है उसने एंटिसिपेट किया ANRF वुड प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मतलब आप लोग जो आप बने होंगे आईएएस ऑफिसर, एसीएस ऑफिसर, उनसे रिलीफ मिलेगा, फंडिंग बढ़ेगा, फोस्टर कोलैबोरेशन एंड इंडस्ट्री पार्टनर। ब्यूरोक्रेसी से रिलीफ क्यों चाहिए? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी हर्डल्स कई बार हो जाते हैं, है ना, काम आगे नहीं बढ़ता, है ना, काम एक जगह अटक जाता है। आपके ऊपर कोई बॉस बन के बैठा हुआ है और काम नहीं हो रहा, आप एकदम फ्रीडम से काम नहीं कर पा रहे साइंटिस्ट, तो इसीलिए यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी से रिलीफ लिखा गया है। फंडिंग बढ़ जाएगा रिसर्च के लेके, कोलैबोरेट ज्यादा कर पाएंगे यूनिवर्सिटीज और इंडस्ट्रीज एक दूसरे से। तो ये एक्सपेक्टेशन है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन से। अब लैक ऑफ इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेशन मतलब इसमें रिसर्च की बात तो की गई है बट इंडस्ट्रीज से रिप्रेजेंटेशन कम है। ANRF में एक गवर्निंग बॉडीज अनाउंस करी गई है। गवर्निंग बॉडीज में कितने मेंबर होंगे? 15 मेंबर एंड 16 मेंबर का एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा। बट इसमें ऑर्गेनाइजेशन से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है। यूनिवर्सिटीज का रिप्रेजेंटेशन है क्या? बिल्कुल है, यूनिवर्सिटीज का रिप्रेजेंटेशन है। बट कैसे यूनिवर्सिटीज का है? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का है। स्टेट यूनिवर्सिटीज से 95% स्टूडेंट अटेंड करते हैं, कॉलेज अटेंड करते हैं, बट स्टेट यूनिवर्सिटीज से यह रिप्रेजेंटेशन कम है ना। गौर और उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन से तो लैकिंग ही है सीधे सीधे। करंट मेंबर्स कौन है? द बोर्ड इंक्लूड हाई रैंकिंग ऑफिशियल, ध्यान से सुनना, हाई रैंकिंग ऑफिशियल फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का हाई रैंकिंग ऑफिशियल मतलब कौन हो गए? ब्यूरोक्रेट हो गए, ठीक है। अब ब्यूरोक्रेट से लगा था कि छुटकारा मिलेगा, बट मिल कहाँ रहा है? नहीं मिल रहा है। एंड प्रेस्टिजियस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, प्रेस्टिजियस रिसर्च इंस्टीट्यूशन आईएससी वगैरह हो गया, आईआईटीज हो गया, इनके लोग हैं, बट लैक्स प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस। इनके पास कुछ प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस की क्या है? कमी है। वो यहाँ पे होना चाहिए था। गवर्नेंस को इफेक्टिव करने के लिए क्या रिकमेंडेशन दिया गया है? कमिटी ये बोलती है
टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजीज ऑन ग्राउंड की एक सिंगल कमिटी बनाया जाए, है ना, और एक सिंगल कमिटी बना के जो भी इसका कमेटी डिसाइड करेगी उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट किया जाए रिसर्च के लिए। ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। इंश्योर कमिटी मेंबर अंडरस्टैंड एंड कैन नेविगेट द करंट सिस्टम बॉटलनेक्स। ग्राउंड लेवल का एक्सपीरियंस में कि ग्राउंड लेवल पे क्या चैलेंज आता है रिसर्च करने में, जो कमेटी मेंबर्स होंगे उनको ये चीज पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो वो काम ही नहीं कर पाएंगे अच्छे से। इंडस्ट्री एंड डाइवर्सिटी रिप्रेजेंटेशन। ANRF aims to raise over 70% of its funding from non-government resources। ANRF का फंडिंग 70% कहाँ होगा? नॉन गवर्नमेंट से, है ना, इंडस्ट्रीज वगैरह से होगा। इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट तो करना पड़ेगा ना। ओनली वन इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव, रोमन्स थी वाधवानी, एंड वन वुमन secretary of the DSIR are on the committee. There are no representative from Indian industry, entrepreneurs और सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी। ये कितनी खराब बात है। ये डायरेक्टली आप लिख सकते हो, जब भी रिसर्च से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन लिखो तो लिख सकते हो। इंडिया नीड्स टू रेज इट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट टू 4% जीडीपी। अभी कितना है? 0.7। उसको देखते हुए तो मुझे तो लग रहा है 2% ही कर ले तो बहुत होगा। चलिए 4% आप लिख सकते हो, 2% भी लिख सकते हो। रिफॉर्म द करंट फंडिंग सिस्टम टू बूस्ट रिसर्च। फंडिंग सिस्टम ऐसा हो कि रिसर्च बूस्ट हो। ये 0.7% में मैक्सिमम खर्च कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट को भी रिसर्च में खर्चा बढ़ाना पड़ेगा, प्राइवेट पार्टीज को भी रिसर्च में खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। ANRF का ऑपरेशनल रिकमेंडेशन क्या है? कैसे इसको ऑपरेट कराया जाना चाहिए? स्टाफिंग एडिक्वेट हो, स्टाफिंग का कमी नहीं होना चाहिए। ग्रांट मैनेजमेंट, इम्प्लीमेंट ए रॉबस्ट ग्रांट मैनेजमेंट सिस्टम एंड इंटरनल स्टैंडर्ड। पीयर रिव्यू करवाया जाए। फंड डिस्पर्सल टाइमली हो, विद इन 6 मंथ्स होता रहे। फ्लेक्सिबल काम हो यहाँ पे, अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी इन स्पेंडिंग। जो पैसा खर्च करना है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। विदाउट स्ट्रिंजेंट गवर्नमेंट फाइनेंशियल रूल एंड अवॉइड द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल फॉर परचेज। परचेज के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल से नहीं खरीदें, क्योंकि वहां से खरीदने पे क्वालिटी और टाइमिंग डिलीवरी का इश्यूज रह जाता है। डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन, इंक्लूड मोर प्रैक्टिसिंग नेचुरल एंड सोशल साइंटिस्ट। प्रैक्टिसिंग साइंटिस्ट आएंगे यूनिवर्सिटीज से, वुमेन आएंगे, यंग लोग आएंगे, तो में भी ज्यादा अच्छा काम हो पाएगा। लीडरशिप, अपॉइंट अ CEO विथ बोथ इंडस्ट्री एंड एकेडमिक बैकग्राउंड हु कैन रेज फंड, अंडरस्टैंड द ग्लोबल इनोवेशन इकोसिस्टम, अवॉइड ब्यूरोक्रेसी। ANRF मस्ट फंक्शन डिस्टिंक्टली फ्रॉम अदर गवर्नमेंट साइंस डिपार्टमेंट्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन रिसर्च एंड टीचिंग इन यूनिवर्सिटीज, जिससे कि रिसर्च एंड टीचिंग का जो गैप है यूनिवर्सिटीज में वो ब्रिज हो पाए, ब्यूरोक्रेसी को अवॉइड किया जा सके, है ना। सेकंड टॉपिक ऑफ द डे की तरफ चलते हैं, जिसके हम बात करते हैं आर्कटिक वाइल्ड फायर। आर्कटिक तो आप समझते ही हो, आर्कटिक एरिया रशिया और उसके ऊपर का जो एरिया है, रशिया का अपर पार्ट, और उसके ऊपर वो क्या है? आर्कटिक एरिया में आ जाता है ना। अगर आप अर्थ बनाओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? आर्कटिक सर्किल आ जाएगा। और ये जो वाला जो एरिया होगा वो क्या होगा? आर्कटिक एरिया को हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। द आर्टिकल डिस्कसेस द इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी ऑफ आर्कटिक वाइल्ड फायर। आर्कटिक में आग बहुत लग रहा है ना। आर्कटिक के रीजन में वाइल्ड फायर बहुत हो रहा है, वहां के जंगलों में आग बहुत ज्यादा लग रहा है। प्राइमरली इन शाखा रशिया एंड देयर इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग। अब आग लगेगा तो ग्लोबल वार्मिंग और ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगा। द रैपिड वार्मिंग ऑफ द आर्कटिक अबाउट 4 टाइम द ग्लोबल एवरेज। अगर ग्लोबल एवरेज जो है टेम्परेचर 1 डिग्री राइज हो रहा है तो आर्कटिक में 4 डिग्री हो रहा है। हैज लेड टू मोर फ्रिक्वेंट लाइटनिंग। लाइटनिंग समझते हो ना? लाइटनिंग क्या होता है ना, बारिश के टाइम पे जो लाइटनिंग होता है, तो उससे क्या होगा? उससे इन सब जगहों पे आग लगने का चांसेस बढ़ जाता है। चेंजेस इन द पोलर जेट स्ट्रीम। पोलर जेट स्ट्रीम जो होता है, विंड सर्कुलेशन सिस्टम जो होता है, उसमें चेंजेस देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो इससे हीट वेव जो है वो प्रोलॉन्ग्ड हो जा रहा है। ऑल ऑफ विच कंट्रीब्यूट टू द राइज इन द वाइल्ड फायर। ये देखो, ये आपको वाइल्ड फायर दिख रहा है ना? ठीक। तो करंट न्यूज क्या है, रिसेंट डेवलपमेंट। अब ये डेटा, इसमें से सारे डेटा याद करने के लिए नहीं है, जो मैं बताऊंगा उनको आज याद रख सकते हो। स्मोक ओवर द आर्कटिक फॉर द थर्ड टाइम इन द 5 year वाइल्ड फायर हैव डार्केंड द आर्कटिक स्काईज अकॉर्डिंग टू यूरोप कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस। आर्कटिक में आइस जो है डार्क हो गए। लोकेशन एंड एक्सटेंट, शाखा रशिया विथ ओवर 160 वाइल्ड फायर बर्निंग नियरली 4,60,000 हेक्टेयर बाई जून 24। इतना बर्न हो चुका था, 4,60,000 हेक्टेयर।
काफी ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है। हम लोग यहाँ बैठ के हमें पता ही नहीं चल रहा है कितना है। ये जो शाखा रशिया जो एरिया है, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दैट यू शुड बी नोइंग फॉर प्रीलिम्स। कार्बन एमिशन जून 2023 वाइल्ड लाइफ emitted 6.8 megaton of carbon, the third highest in 2 decades following June 2020 and 2009। सिर्फ वाइल्ड फायर इतना एमिट कर रहा है। ठीक। नेचुरल अकरेंस, तो इसमें से आप कोई एक आप याद रख सकते हो, दोनों याद रखने का जरूरत नहीं है। सेकंड और थर्ड इनको आप यूज कर सकते हो जहां भी ऐसा वाइल्ड फायर का जरूरत हो या फिर कार्बन एमिशन की बात हो। नेचुरल अकरेंस एंड रिसेंट हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, वाइल्ड फायर हैव ट्रेडिशनली बीन पार्ट ऑफ द आर्कटिक बोरियल फॉरेस्ट एंड टुंड्रा इकोसिस्टम। बोरियल फॉरेस्ट में और टुंड्रा जो इकोसिस्टम होता है वहां पे वाइल्ड फायर होता रहता है, बट इतना भी ज्यादा नहीं होता है। उसका इंटेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उसकी वजह से क्या होता है, लाइटनिंग होती है ना, देख रहे हो लाइटनिंग के बढ़ का जो इंसिडेंट होता है वो बढ़ गया है। और यहाँ पे ये सारी चीजें हो रही है। रैपिड आर्कटिक वार्मिंग, Arctic is warming 4 times faster than the global average since 1980. Arctic has warmed by approximately 3 degrees Celsius, while the global average has risen by 1.1 above pre-industrial. Pre-industrial से 1.1 बढ़ चुका है। Lightning बढ़ गई है। Warmer temperatures lead to more lightning, which has doubled lightning sparked fires in Alaska and the Northwest Territory since 1975. Differential surface heating and warm moist updraft over ice-free land contribute to increased thunderstorm and lightning। जो लैंड है ना, आइस फ्री लैंड, वहां पे अगर डिफरेंशियल सरफेस हीटिंग होता है, कभी गर्म ज्यादा कभी ठंडा ज्यादा है ना, तो उसके वजह से भी ये लाइटनिंग जो है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट होता है। जेट स्ट्रीम जो है ना, जो अर्थ के ऑलमोस्ट 30,000 फीट पे जो एयर का सर्कुलेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो जेट स्ट्रीम्स में आता है। और जेट स्ट्रीम जैसे अगर हम मान लें कि ये अर्थ है, तो अर्थ में ये पोलर रीजन हो गया, पोलर नॉर्थ पोल और साउथ पोल, पोलर में ऐसे जेट स्ट्रीम्स चलते रहते हैं। पोलर जेट स्ट्रीम से नीचे सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम चलते रहता है। तो क्लाइमेट चेंज वगैरह की वजह से क्या हो रहा है, पोलर जेट स्ट्रीम स्लो हो गए हैं। स्लो होने की वजह से वो स्ट्रक हो गए। स्ट्रक होने की वजह से अगर नीचे गर्मी ज्यादा है, और गर्मी ज्यादा है, वो गर्मी का टाइम और प्रोलॉन्ग हीट वेव का जो टाइम है वो प्रोलॉन्ग्ड होता जा रहा है। और हीट वेव पहले से ज्यादा इंटेंस होते जा रहा है। जितना ज्यादा प्रोलॉन्ग होगा उतना ज्यादा इंटेंस भी होता जाएगा। गर्मी अगर आज है, कल भी है, परसों भी है, तो धीरे धीरे आप गर्मी ज्यादा फील करोगे। समझ में आ रही बात। फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या है, वाइल्ड लाइफ इंक्रीज, राइजिंग टेम्परेचर, मोर फ्रिक्वेंट लाइटनिंग एंड परसिस्टेंट हीट वेव likely to worsen, potentially increasing wildlife in the Arctic and globally by one third by 2050। वर्ल्ड वाइल्ड फंड रिपोर्ट ने ऐसा बताया। आर्कटिक वाइल्ड लाइफ में क्या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन तो हो ही रहा है ना। और इसके अलावा क्या हो रहा है, ग्लोबल कंसर्न क्या है, क्लाइमेट चेंज और ज्यादा हो जाएगा। जो पर्मा फ्रॉस्ट रीजन है, परमानेंटली फ्रोस्ट, जहाँ पे आइस परमानेंटली जमा हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग जैसे जैसे बढ़ रहा है, वो पर्मा फ्रॉस्ट रीजन जो है, जो परमानेंटली फ्रोस्ट था, वो उस पे बर्फ फटेगी और उसके नीचे बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर है, कार्बन है, वो कार्बन जो है वो वापस बाहर निकलेगा। बाहर निकलेगा, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म लेके अगर, या कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्म लेके बाहर निकल रहा है, वापस से ग्रीन हाउस गैस में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा। Stored carbon, Arctic permafrost contain approximately 17 billion metric tons of carbon, including carbon dioxide and methane. This is about 51 times the annual global carbon emission from fossil fuel कब 2019 में। ये डेटा आपके काम का हो सकता है मेंस के लिए। वल्नरेबिलिटी, wildfires destroy insulating layer of vegetation and soil, making permafrost more susceptible to thawing। thawing मतलब permafrost का आइस हट जाएगा अगर वेजिटेशन खत्म हो गया, सॉइल खत्म हो गया, डिकम्पोज होने लगेंगे। डिकम्पोज होकर ऑर्गेनिक मटेरियल, कार्बन का एमिशन जो होगा और ज्यादा बढ़ जाएगा। पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस क्या है, लार्ज स्केल थॉइंग ऑफ परमाफ्रोस्ट कुड लीड टू अनकंट्रोल कार्बन रिलीज, है ना। 1.5 डिग्री सेल्सियस जो हमने लिमिट रखा है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, उसको ये ब्रीच करके आगे निकल जाएगा। ग्लोबल एक्शन रिक्वायर्ड है, वो भी अर्जेंट, बहुत ज्यादा एक्शन रिक्वायर्ड है। चेंजेस इन द आर्कटिक हैव वर्ल्ड वाइड implication। Post fire permafrost emission are not currently tracked or included in climate model, making it challenging
to estimate their full impact on the climate change. फुल इम्पैक्ट क्या होगा वो अभी तक 100% हम लोग नहीं कह सकते, बट इससे एक समझ में आ रहा है कि परमाफ्रॉस्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन और कितना बढ़ सकता है, और दो तीन इंपॉर्टेंट डेटा हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, मेंस एग्जाम पर्सपेक्टिव से। थर्ड टॉपिक ऑफ द डे, एआई इनेबल्ड कैमरा टू चेक इन्फ्लक्स अमॉन्ग बांग्लादेश बॉर्डर। बांग्लादेश बॉर्डर जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा बॉर्डर बोल सकते हो आप, है ना, ऑलमोस्ट 4100 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर के अराउंड जो इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर है। और ये बॉर्डर कहाँ कहाँ पे मिलेगा आपको? आसाम में मिलेगा, वेस्ट बंगाल में मिलेगा, त्रिपुरा में मिलेगा, मेघालय में मिलेगा, ये सारे स्टेट्स में आपको बॉर्डर मिलता है। तो बॉर्डर जो है इंडिया और बांग्लादेश का, वहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ जो है वो गार्ड करने के लिए रहती है। बॉर्डर से बहुत सारा इलीगल माइग्रेशन होता है, स्मगलिंग होता है, काउंटरफेट करेंसीज का स्मगलिंग होता है, और भी इश्यूज होते हैं। इन सब को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया गया है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने सिक्योरिटी को बढ़ा दिया, इनहेंस कर दिया, खासकर त्रिपुरा रीजन में। इट हाईलाइट्स द implementation of AI enabled artificial intelligent enabled cameras and facial recognition tools to prevent infiltration, crime and illegal activities. Increased manpower and operations. BSF Tripura Frontier Inspector General Patel Piyush Purushottam Das stated that manpower has been increased in sensitive border outposts. सेंसिटिव बॉर्डर आउटपोस्ट में मैन पावर क्या हो गया है, इंक्रीज कर दिया गया। स्पेशल ऑपरेशन हैव बीन लॉन्च्ड टू डिसमेंटल नेटवर्क ऑफ टाउट्स एंड स्मगलर इन द बॉर्डरिंग एरियाज। बॉर्डरिंग एरियाज में स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च करा गया है, ठीक है। मैन पावर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया गया है क्योंकि स्मगलर्स को नेस्तनाबूद किया जा सके, डिसमेंटल किया जा सके। गवर्नमेंट ने, बीएसएफ ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बनाई है कि इलीगल एक्टिविटीज को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, कोलैबोरेटिव एफर्ट, पुलिस एडिशनल टीम्स, है ना, स्टेट पुलिस, बीएसएफ, ये सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है। तो ये सब डायरेक्टली आप जब सिक्योरिटी के बारे में, इंटरनल सिक्योरिटी में आंसर्स लिखो, डायरेक्टली ऐसे ही सब हेडिंग बना के आप पॉइंट्स लिख सकते हैं। Result of these efforts include significant seizures of contraband and the apprehension of illegal intrant। उनको रोका जा रहा है। सीजर क्या क्या चीजें सीज की गई हैं वो बताते हैं। दिस ईयर कॉन्ट्राबैंड वर्थ 29 करोड़ का सीज किया गया। 198 बांग्लादेशी नेशनल्स, 12 रोहिंग्याज हैव बीन एप्रीहेंडेड, इनको पकड़ा गया, रोका गया। नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स RS 32 करोड़ हैव आल्सो बीन सीज। तो ये डायरेक्टली जो है ये डेटा आपके काम के हैं, क्या बिल्कुल बहुत ज्यादा काम के हैं। BSF BGB coordination during the recent BSF regional commander border guard Bangladesh talks in Shillong, a dossier of Bangladeshi touts and criminals was handed over to the border guard Bangladesh। border guard Bangladesh को हम लोगों ने क्रिमिनल्स वगैरह का डोजियर भी दे दिया है कि भाई देखो ये लोग क्रिमिनल्स हैं। बोथ पार्टीज एग्रीड टू इनहेंस कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, है ना, इंडिया की तरफ से, इन बांग्लादेश की तरफ से पेट्रोलिंग हो, बॉर्डर पे कोऑर्डिनेट करके रियल टाइम इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो, जिससे कि क्रिमिनल एक्टिविटीज को कम किया जा सकता है। अरेस्ट भी किया गया। अराउंड 100 बांग्लादेशी इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन वर अरेस्टेड एट अगरतला रेलवे स्टेशन फॉर इलीगल एंट्री। देखो रेलवे स्टेशन से एंटर कर रहे हैं लोग, और खरुआ अगरतला जो रेल लिंक बना है वहां से ये लोग एंटर कर रहे हैं। 25 Rohingyas, including 6 women, 7 children, were arrested in North Tripura district over the past 2 months. मल्टी-डायमेंशनल अप्रोच चाहिए, है ना, मल्टी-डायमेंशनल अप्रोच इंस्पेक्टर जनरल बोलते हैं। मल्टी-डायमेंशनल अप्रोच मतलब बॉर्डर को गार्ड भी करो, बॉर्डर को गार्ड करने के अलावा फेंसिंग वेंसिंग भी करो, ठीक है। उसके अलावा ज्वाइंट कमांड की भी बात होनी, ज्वाइंट कमांड मतलब ज्वाइंट ऑपरेशंस भी करना चाहिए, है ना। ये सारा चीज अगर किया जा सकेगा, डिप्लोमेसी का भी रोल होगा, ये सब कुछ करने पे ही ये सारे प्रॉब्लम से हमें बचा जा सकता है। परमा कल्चर, परमा कल्चर क्या है? परमा फ्रोस्ट और परमा कल्चर दो अलग अलग चीजें हैं, है ना। परमा फ्रोस्ट तो ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे जब हम लोग आर्कटिक में फॉरेस्ट फायर वगैरह, वाइल्ड फायर की बात कर रहे थे। परमा कल्चर डिफरेंट है। परमा कल्चर मतलब परमानेंट कल्चर, परमानेंट कल्चर, परमानेंट कल्चर मतलब परमानेंट एग्रीकल्चर की बात हो रही है। ये सस्टेनेबल फार्मिंग में बहुत बड़ा एक जो है होगा, स्टेप होगा कि परमानेंट एग्रीकल्चर को हम कैसे सस्टेन कराते हैं, सस्टेनेबल फार्मिंग होगा। पर्मा कल्चर किसको बोलते हैं?
एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। हम लोग फूड ग्रेन्स वगैरह को भी सो करते हैं, कल्टीवेट करते हैं। उसके अलावा फॉरेस्ट्री भी करते हैं, पोल्ट्री वगैरह भी करते हैं, है ना, बाकी एनिमल्स को भी रखते हैं। तो इन सब चीज को एक ऐसे एक साथ एक ही सिस्टम में इंटीग्रेट करना कि फार्मिंग जो है पहले से सस्टेनेबल हो, इनपुट कम लगे, केमिकल इनपुट और भी ज्यादा कम हो जाए, है ना, वाटर का जो यूज है वो और भी ज्यादा कम हो जाए, प्रोडक्टिविटी इनहेंस हो जाए, सॉइल डिग्रेडेशन कम हो जाए। इन सबको एक साथ ऐसे कनेक्ट करना, इसी को हम क्या बोलते हैं? पर्मा कल्चर बोलते हैं। ठीक है। फार्मिंग कल्चर इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज, प्लांटिंग भी है, हार्वेस्टिंग भी है, लाइव स्टॉक को मैनेज करना। तो ये सब कुछ मिलजुल के पर्मा कल्चर बनेगा। देखो यहाँ पे अलग अलग क्रॉप्स को भी एक साथ आपने रोप दिया। केमिकल ड्रिवन फार्मिंग के साथ क्या इश्यूज है आपको पता ही है। केमिकल ड्रिवन से क्या हो रहा है? कैंसर्स वगैरह भी होने लग रहे हैं, फार्मिंग कॉस्ट बढ़ता है, सॉइल फर्टिलिटी खराब, फूड क्वालिटी बेकार। फार्मर्स इनसे अवेयर तो हैं बट हेल्पलेस है, तो उनके लिए सॉल्यूशन चाहिए। पर्मा कल्चर इज द solution. Permaculture combines permanent and agriculture, coined by Australian environmentalist Bill Mollison and David Holmgreen in 1978. That is also very important for your prelims examination. It emphasizes harmonious coexistence with nature, leveraging complementary qualities of land, plant, trees and animal. लैंड, प्लांट, ट्रीज एंड एनिमल्स का कॉम्प्लीमेंट्री क्वालिटीज जो है उसको यहाँ पे यूज किया जा सकता है। Principles and practice of permaculture: soil fertility, integration of nitrogen fixing plant। नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट को क्या किया जाए? उसको यूज करना। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, क्रिएशन ऑफ हैबिटेट किसके लिए? वाइल्ड लाइफ के लिए। वेस्ट रिडक्शन, रिजेक्शन ऑफ मटेरियल्स टू लोअर सॉइल पॉल्यूशन रिस्क। रीयूज ऑफ मटेरियल, सॉरी, मटेरियल्स का रीयूज किया जा सके क्योंकि सॉइल का जो पॉल्यूशन रिस्क है वो कम किया जा सके। एयर पॉल्यूशन को कैसे कम किया जाना है? मशीन वगैरह को कम यूज किया जाए, रिड्यूस किया जाए यूज, केमिकल का यूज भी प्रिवेंट किया जाए। तो ये सब जो है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस हैं पर्माकल्चर के। सॉइल फर्टिलिटी, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट कौन होते हैं? है ना, लेग्यूम्स जो होते हैं, जैसे आपने चने की दाल का फसल लगा लिया, ठीक है, तो वो नाइट्रोजन को क्या करता है? फिक्स करता है। ठीक। वाइल्ड लाइफ हैबिटाट को क्रिएट करना, वहाँ पे आपने वैसे एनिमल्स, एनिमल्स का जो भी बीट वगैरह होता है उसमें भी क्या होता है? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का काम करने लगता है। तो ये सबको इंटीग्रेट करके रखने से काम होगा। Urban farming and social principle. Permaculture method allows sustainable food production in a small urban space. It extends beyond food cultivation, encompassing three social principle: अर्थ का केयर, पीपुल का केयर एंड फेयर शेयर। तो इसको क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अर्थ केयर क्या हो जाएगा आपका? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। पीपल केयर क्या हो जाएगा? पीपल केयर हो जाएगा सोशल, है ना। फेयर शेयर क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक। तो तीनों चीजों को ये लेकर के चलता है। परमाकल्चर इन इंडिया, ग्रोइंग पॉपुलैरिटी अमंग नेचर लवर। नेचर लवर में पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है, लोग फार्म हाउस ले रहे हैं। फार्म हाउस, आप महेंद्र सिंह धोनी को देखते हो ना, वो भी खेती करते हैं अपने फार्म हाउस में। सलमान खान भी कर रहे होते हैं। परमाकल्चर डिजाइन प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल एंड एप्लीकेबल एवरीवेयर। नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इज आइडियल फॉर परमाकल्चर फार्म्स। Local tribe communities' traditional cultivation practice make the region a potential frontier for permaculture. Permaculture can help arrest the alarming rate of forest cover loss due to shifting cultivation। कहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है ना? झूम कल्टीवेशन, पेड़ काट दिया, पेड़ काट के उस एरिया को जला दिया, वहां एग्रीकल्चर कर लिया, फिर वो कुछ दिन बाद 3-4 साल में वहां प्रोडक्टिविटी डाउन हुई, कहीं और जाके पेड़ काटा, उसको जलाया। तो इसको क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। उसको कम करके हम लोग हिली एरियाज में क्या बढ़ा सकते हैं? पर्माकल्चर को प्रमोट कर सकते हैं। गवर्नमेंट इसमें पॉलिसीज बनाए, कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करे, इन्हीं सब से पर्माकल्चर और ज्यादा फैल सकता है। आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आए हों। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल में, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।